नमस्कार मित्रों, डागुर से ऐप पे मैं कुंवर अमित सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास को लेकर मैं आपसे कुछ चर्चाएं करूंगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके वाले पोर्शन और राजस्थान के प्रमुख परीक्षाओं में मुख्य विषय के रूप में ये सब्जेक्ट सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज का अपना टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। मित्रों, ये टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं। देखिए, ये हमारी पुरातन संस्कृति, पुरातन सभ्यता का एक भाग है। जब तक ये सभ्यता हमारे सामने नहीं आई थी, उस समय तक भारत के अंदर वैदिक संस्कृति को, कौन सी संस्कृति को? वैदिक संस्कृति को या वैदिक सभ्यता को सबसे प्राचीनतम माना जाता था। लेकिन जैसे ही इस सभ्यता की खोज हुई, उसके बाद हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से भी पुरानी हमारी सभ्यता और दबी पड़ी है। तो इसका आज अपन विश्लेषण करते हुए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस टॉपिक पे सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की, जैसे नील, दजला, फरात, इन सभ्यताओं के समकालीन सभ्यता थी। देखिए मित्रों, जब विश्व में सभ्यताओं की बात करते हैं तो यह पूरे विश्व की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया और मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता, तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता जो कि भारत के अंदर विकसित हुई थी। इसका अपन आज, इसके बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, सबसे पहले मैं इसका सामान्य सा परिचय आपके सामने रख देता हूं। इस सभ्यता की खोज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। तो देखिए, बात उस समय की है जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान बहुत से स्थानों पर डेवलपमेंट का काम भी हुआ, और उनके शासन के तहत बहुत सी ऐसी जगह पर खुदाइयां हुई, और उन खुदाइयों के द्वारा, यानी इस सभ्यता को खोजा नहीं गया जा रहा था, अनायास ही यह सभ्यता हमारे सामने आई थी। जैसे सबसे पहले ये कार्य 1826 ईस्वी में मिस्टर चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया। हालांकि उनके द्वारा यही बताया गया कि भारत में एक पर्टिकुलर जगह, जिसका अभी अपन जिक्र करेंगे, कि भारत में भी कोई सभ्यता, यानी इस स्थान पर कोई सभ्यता या पुरातन संस्कृति के कुछ अवशेष दबे हुए हैं। लेकिन इनके द्वारा कोई खास काम नहीं किया गया, केवल उसके बारे में बताया गया। दूसरा कार्य 1856 ईस्वी में, ये कार्य थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य एक विशेष काम के तहत हुआ था। इसके लिए अपन यहां समझेंगे। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं उस समय के भारत की, जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, जो कि उनकी राजधानी थी, दूसरा मद्रास, और एक बंबई। ये 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां, और इन 3 बड़ी प्रेसिडेंसियों में ही सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। आपको पता है, पहली रेल यहां, दूसरी फिर यहां पर भी चली। अब इसी प्रकार से अंग्रेजों की एक धारणा थी कि जिस क्षेत्र से
उनको राजस्व ज्यादा मिलता था, वहां पर ज्यादा गौर करते थे। दूसरा, जहां जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहती थी या संभ्रांत लोग ज्यादा रहते थे, आय या जिन लोगों की आय ज्यादा थी, उन लोगों के ऊपर उनका विशेष फोकस रहता था। इसी प्रकार का एक क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था पंजाब। ध्यान रहे, पंजाब की उस समय की राजधानी थी लाहौर। यह भी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हम बात कर रहे हैं 1856 के। तो देखिए, भारत में उस समय रेल आ चुकी थी और जिन जिन स्थानों पर अंग्रेजों को ये लगा कि यहाँ से हमें मुनाफा ज़्यादा मिल सकता है, या हमारे कामगार जल्दी से आ जा सकते हैं, या हमारा जो माल है वो जल्दी जा सकता है, कच्चा माल जल्दी पहुँच सकता है, वहाँ पर उन्होंने रेल का कार्य किया। इस क्षेत्र में एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका अभी भी है, जिसका नाम था कराची, और यहाँ पर राजधानी थी जिसका नाम हमने देखा क्या था, लाहौर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाहौर को कराची से जोड़ने के लिए रेल के कार्य यानी रेलवे कार्य प्रारंभ किया गया। इसी रेलवे कार्य के दौरान, ये रेलवे कार्य 2 इंजीनियर बंधुओं के नेतृत्व में चल रहा था, जिनके नाम थे जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जब ये रेल का कार्य पंजाब प्रांत के ही मोंटगोमरी नामक जिले के पास पहुंचा, तो यहाँ पर इनको कुछ आपको ध्यान होगा कि रेलवे की पटरियां या रेल की पटरियां जब बिछाई जाती हैं तो जमीन को नीचे से खोद के लाया जाता है, उसको पकाते हुए, ताकि वो मिट्टी धंसे ना। उस हिसाब से जब कार्य किया गया तो मिट्टी की जब खुदाई की गई तो वहां पर कुछ ईंटें मिली, कुछ ईंटें निकली, और इन बंधुओं ने क्या किया, वो रेल के बीच में जो रोड़ी कंकड़ वगैरह जो रोड़े बिछाए जाते हैं उनकी जगह पर उन ईंटों के टुकड़ों को बिछाना शुरू कर दिया, और ये घोषणा की कि यहाँ पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है रोड़ियों की, हमारे पास में ईंटें हैं। उस समय लोगों का ध्यान गया और ये अनुमान लगाया गया कि संभवतः इस जगह पर कोई पुरानी सभ्यता दबी हुई है। ये दूसरा प्रयास हो गया। तीसरा प्रयास 1860 में अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जब मॉडर्न पढ़ेंगे वहां पर इनका जिक्र फिर से आएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके द्वारा भारत में पुरातत्व के कार्य को गति प्रदान की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का प्रयास किया गया था। इनके द्वारा खुदाई का प्रयास किया गया उसी जगह, लेकिन ये असफल रहे। ये 3 प्रयास हुए। पहला 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा, दूसरा प्रयास 1856 में जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दोनों इंजीनियर भाई थे, इनके द्वारा रेलवे कार्य के दौरान। ध्यान रहे, रेलवे कार्य कहां से कहां तक, लाहौर से कराची के बीच में। ये काम कब हुआ था, 1856 में। और तीसरा प्रयास 1860 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और ये भी असफल रहे। इसके बाद अगला कार्य 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इस स्थल, और वो स्थल कौन सा था, हड़प्पा, जिसका अभी तक अपन ने जिक्र किया, इस स्थल की विस्तृत खोज की गई। और इसलिए इस सभ्यता की खोज का श्रेय हम आज भी किसको देते हैं, दयाराम साहनी को। एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है अपने को कि इस समय ये जो कार्य जो हो रहा था वो सर जॉन मोर्सल के दिशा निर्देशों के अनुसार हो रहा था। अब ये सर जॉन मोर्सल कौन है, ये सर जॉन मोर्सल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक। उन्हीं के
दिशा निर्देशों के तहत दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। इस प्रकार से ये सभ्यता पूरे विश्व के सामने आई और उसके बाद ये माना गया कि भारतीयों की जो प्राचीनतम सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता है, न कि वैदिक सभ्यता। क्लियर मित्रों? अगला पॉइंट, अब हम इसकी आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, खोज के बाद में विस्तार। अच्छा ध्यान रहे, सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 8-9 वीडियोज बनेंगे, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपन इनको समझते जाएंगे। आज अभी केवल मैं परिचय और प्रारंभिक जानकारी बता रहा हूं आपको इस सभ्यता की। अब बात करते हैं अपन विस्तार की। तो एक मैप आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये भारत, यहां पर मैं सबसे पहले 4 स्थल आपको याद करवा रहा हूं। उन 4 स्थलों को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मांडा J&K, दहमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। ये इस सभ्यता के 4 कोने माने जाते हैं। यानी सबसे उत्तरी स्थल पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपसे मिलान करवाता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा है और सबसे पश्चिमी कौन सा स्थल है। तो सबसे उत्तरी अपना हो गया मांडा, सबसे दक्षिणी हो गया दहमाबाद, सबसे पूर्वी हो गया आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी हो गया सुतका गेंडोर। इतनी बात दिमाग में। अब इसके अलावा में कुछ प्रमुख स्थल जो बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कि जैसे पूछ लिया कई बार राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है, धोलावीरा कहाँ है, लोथल कहाँ है। इस प्रकार के कुछ स्थलों के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है और मिलान भी करवा लेता है। तो कुछ स्थल मैं आपको याद करवा रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलते जाइए। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके पंजाब आ जाइए, और पंजाब भारत वाला पंजाब, ना कि पाकिस्तान वाला पंजाब। भारत वाले पंजाब में मैंने कहा रोपड़, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, बाड़ा, संघोल, ये तीनों स्थल पंजाब में। अब आ जाइए हरियाणा में, राखीगढ़ी, बनवाली या जिसको बनावली, मीताथल, ये तीनों प्रमुख स्थल हो गए हरियाणा में, ये तीनों प्रमुख स्थल हो गए पंजाब में। फिर कहा मैंने कालीबंगा राजस्थान, लोथल धोलावीरा सुरकोटड़ा, ये स्थल हो गए गुजरात में। यहां पर आ जाइए, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो,
और हड़प्पा, ये हो गए पाकिस्तान में। यहां पर दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो याद रखने अपने को, जिनके नाम सुरतुघई और मुंडीगांव, ये दोनों स्थल पड़ते हैं अफगानिस्तान में। तो एक बार से वापस आ जाइए। सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी सुतका गिंडोर बलूचिस्तान। अब रोपड़वाड़ा संघोल तीनों पंजाब में, राखीगढ़ी बनवाली मीताथल तीनों हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल धोलावीरा सुरकोटड़ा गुजरात में, चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तीनों पाकिस्तान में। अब इससे आपके दिमाग में एक चीज तो आ गई होगी कि ये सभ्यता एक देश, दो देश और तीसरा अपना भारत। तो विस्तार की बात करें तो इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में, और तीनों देश कौन कौन से? नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान और नंबर 3 अफगानिस्तान। क्लियर है मित्रों? अब विस्तार से, अच्छा ये एक बार अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फटाफट ले लीजिए, मैं इसको फिर क्लियर करूंगा। वेरी गुड। 3 देशों में ये सभ्यता थी और इसके क्षेत्रफल से 2012 में भी ग्रेड सेकंड के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ध्यान रहे ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और पूछा जाता भी रहेगा। इसका क्षेत्रफल जो माना गया है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। एक चीज तो ये दिमाग में लगानी है। दूसरा, अब मैं एक नई बात बताता हूं कि ये क्षेत्रफल प्रारंभ में माना गया था, बाद में इस सभ्यता के अनेक स्थलों की और भी खोज हुई और खोज होने के बाद में ये माना गया कि ये सभ्यता लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। लेकिन अभी बाद में, उसके भी बाद ये कहा गया कि ये सभ्यता लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। तो क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर माना गया। ये ऑप्शन में आ गया तो आंसर अपने को यही करना है और मैक्सिमम यही ऑप्शन आता है और यही आंसर माना जाता है। क्लियर? अगली बात करते हैं। क्षेत्रफल की होगी, अपना विस्तार का टॉपिक चल रहा है। विस्तार में मैं अब अगला पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा। यह भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि इस सभ्यता का भारत में विस्तार कितना है, या भारत में कितने कौन कौन से क्षेत्रों में यह सभ्यता फैली हुई है। तो देखो मित्रों, सबसे ऊपर अपन ने एक राज्य देखा जिसका नाम था J&K यानी जम्मू कश्मीर। तो एक राज्य तो कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। दूसरा राज्य उसके जस्ट नीचे अपन ने देखा था और इस राज्य का नाम था पंजाब। तीसरा हरियाणा। नंबर 4 राजस्थान। नंबर 5 गुजरात। नंबर 6 महाराष्ट्र और नंबर 7 उत्तर प्रदेश। यानी यह सभ्यता विश्व के कितने देशों में? 3 देशों में। और भारत के कितने राज्यों में इसका विस्तार था? तो भारत के 7 राज्यों में इसका विस्तार था। और ये राज्य हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात, क्योंकि इस सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो हमें मिले हैं कहां से? गुजरात से। क्लियर है कंसेप्ट? बात हो गई खोज किस प्रकार से हुई इस सभ्यता की और इस सभ्यता का विस्तार कहां तक है। अगर भारत के नक्शे में हम इस सभ्यता को देखें
तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सभ्यता इस क्षेत्र में फैली हुई थी, यानी ये जो क्षेत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। इनके बारे में जब स्टडी की गई तो हमें ये पता चला कि इन लोगों का प्रारंभिक जो विस्तार था वो इधर था, और फिर बाद में ये धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ते गए। जो गुजरात तक का क्षेत्र है उस क्षेत्र की तरफ ये लोग बढ़े हैं। तो ये प्रारंभिक विस्तार से इनका विस्तार इस प्रकार से होता गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं सभ्यता के नामकरण की, या इस सभ्यता के नामों की। तो मित्रों, जब अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था वहां पर मैंने सबसे पहले नाम लिखा था सिंधु सरस्वती सभ्यता / हड़प्पा सभ्यता, यानी सभ्यता के दो सबसे ज्यादा चर्चित नाम। अब अपन बात करते हैं इस सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और कौन कौन से सभ्यता के नाम, या इस सभ्यता को कौन कौन से नाम दिए गए हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूंगा पहले नाम की। पहला मैंने कहा हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, हर एक नाम के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो जैसे पहला नाम मिला इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, किस प्रकार से मिला? हमारे पुरातत्व में, पूरे विश्व में पुरातत्व में ये परिपाटी है कि जिस सभ्यता की खोज की जाए, ये कोई सभ्यता मिले और उस सभ्यता में जो स्थल सर्वप्रथम मिले उस स्थल के नाम पर ही उस पूरी की पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे इस सभ्यता में हमने देखा कि सबसे पहला जो स्थल, चाहे आप 1826 चले जाओ, चाहे 1856, चाहे 1860, चाहे 1921, कहीं भी चले जाओ, जो स्थल था वो था हड़प्पा। कौन सा स्थल? हड़प्पा। यानी पुरातत्व की परिपाटी के अनुसार सर्वप्रथम जो स्थल खोजा गया था उस स्थल का नाम था हड़प्पा। इस वजह से पूरी की पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया गया हड़प्पा सभ्यता। क्लियर मित्रों? दूसरी बात, दूसरा नाम सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम इसको दिया गया सिंधु सभ्यता। इस नाम की एक कहानी है, छोटी सी, छोटा सा कंसेप्ट है। हमने देखा 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई और हड़प्पा सभ्यता इसको नाम भी फिर पुकारने भी लग गए लोग। लेकिन 1922 में अगले ही साल एक और काम हुआ, एक और स्थल मिला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। अभी कुछ समय पहले ये थोड़ा सा चर्चा में भी रहा था, मोहनजोदड़ो। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हो गई और मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है वो स्थल अभी तक का सबसे विस्तृत, यानी उसके बाद भी जितने मिले उनमें भी सबसे विस्तृत और सबसे विकसित नगर था। एक बात। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो जिस नदी के किनारे मिला उस नदी का नाम था सिंधु, और यह नदी इस सप्त सैंधव प्रदेश का जो नदी तंत्र था उस नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी थी। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, रिकॉल कीजिए कि ये कार्य किसके निर्देशन में चल रहा था या किसके मार्गदर्शन में चल रहा था? तो सर जॉन मॉर्सल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे। जैसे ही मोहनजोदड़ो की खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज के बाद में उन्होंने देखा यार ये तो स्थल और भी बड़ा है, नदी भी बड़ी है, विकसित भी है और अच्छा भी है, सारी चीजें इसमें, सारी विशेषताएं इसमें मौजूद है। तो उन्होंने कहा, उनका जो दिमाग था वो ये कह रहा था कि इस सभ्यता का नामकरण मोहनजोदड़ो के नाम पर होना चाहिए।
लेकिन परिपाटी तो क्या कहती है कि जो सबसे पहले मिला उसी के नाम पर नाम पड़ेगा, और सबसे पहले मिला कौन सा था? हड़प्पा। अब क्या किया उन्होंने कि भैया हड़प्पा का नगर के नाम पे मत रखो, आप इस पे तो आ सकते हो, इस नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, और उसके किनारे मोहनजोदड़ो नगर मिला है। ये तो उनके द्वारा ये बात कही गई 1924 में। ध्यान रहे ये प्रश्न थोड़ा सा, यहां पर एक पत्रिका का नाम भी आपको याद रखना है, लंदन वीकली, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और उस साप्ताहिक पत्रिका में सर जॉन मोर्सल का एक लेख प्रकाशित हुआ। उस लेख में 1924 में इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता नामक एक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी, यानी इस सभ्यता को उन्होंने इस नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? सिंधु सभ्यता के नाम से। तो दूसरा नाम इसको किसने दिया? सर जॉन मोर्सल के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1924 में। कौन सी पत्रिका में? लंदन वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका में। यहां बात करते हैं, ये नाम सर जॉन मोर्सल द्वारा कब दिया गया? 1924 ईस्वी में। और कौन सी पत्रिका में? लंदन वीकली नामक पत्रिका में। लंदन वीकली नामक पत्रिका में। ध्यान रह जाएगा। तीसरा पॉइंट इसके नामकरण का, मित्रों हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते आए हैं, तो ये भी इसका नाम है। और हमने जब से इसके बारे में सुना है संभवतः सबसे ज्यादा इसी नाम के ऊपर चर्चा की होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आम बोलचाल की भाषा में सिंधु घाटी सभ्यता, प्रचलित नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता। कैसे? धीरे धीरे जब मोहनजोदड़ो की खोज के बाद में और भी हमें बहुत से स्थल मिलने लगे, और वो स्थल सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिल रहे थे। सिंधु की सहायक नदियां जो घाटियों में बह रही थी उनमें मिल रहे थे, और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी थी वो थी सिंधु। तो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे अन्य स्थल मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। अच्छा, इसका भी एक कंसेप्ट छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। समझिए मित्रों, आपको याद होगा 1947 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, और उसको हमने नाम दिया विभाजन। जब भारत का दो टुकड़ों में, वैसे 3 टुकड़ों में, एक क्षेत्र ये भी था, इधर भी विभाजित हुआ था, विभाजन हो गया। लेकिन इस सभ्यता के हिसाब से बात करें तो यहां से 2 टुकड़े हो गए। विभाजन हुआ तो जो मैक्सिमम जितने भी स्थल थे 1947 से पहले के खोजे हुए, वो सारे के सारे स्थल किधर चले गए? पाकिस्तान। हमारे यहां पर एक स्थल रोपड़ पंजाब में, एक रंगपुर जो कहां पड़ता है? गुजरात में। केवल 2 ही स्थल बचे थे, बाकी जितना भी कार्य हुआ था वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चला गया था। जब ये काम हुआ तो पाकिस्तान दम मारने लग गया, भाई भारत की सभ्यता नहीं है तो पाकिस्तान की सभ्यता है। अब हमें उस समय एक बात याद आई, और वो बात क्या याद आई कि 1942 में, सॉरी 1942 में, 1942 में
उस समय की बीकानेर रियासत में एक व्यक्ति आया था, एक अंग्रेज अधिकारी, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था स्टाइन। और स्टाइन जब बीकानेर रियासत में घूम रहा था तो जैसे ही वो बटनेर दुर्ग का भ्रमण करके आगे निकला घग्गर नदी के किनारे, तो उसने किसी कारण से खुदाई की। जब खुदाई की तो उससे कुछ अवशेष मिले और उसने ये साबित किया, ये घोषणा की कि इस जगह पर भी किसी सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। और वो जगह थी कौन सी? कालीबंगा। कौन सी जगह थी? कालीबंगा। कब की बात है? 1942। किसने कही? स्टाइन में। और कालीबंगा के बारे में बात कही थी। लेकिन हम तो व्यस्त 1942 में, हम भारतीय, हम अंग्रेजों को भारत से भगाने में व्यस्त, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे, और उधर ही आकर एक अंग्रेज हमसे कह रहा है कि आपके वहां पर एक सभ्यता के अवशेष देख के आया हूं मैं, तो हम उसकी बात पे गौर नहीं की। लेकिन जैसे ही 1947 में पाकिस्तान ने दंब मारना प्रारंभ किया, हमें वही 1942 का स्टाइन याद आया। और जैसे ही हमें याद आया, हमने उसी स्थान पर, हमारे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक व्यक्ति जिनका नाम था अमलानंदन घोष, नाम क्या था? अमलानंदन घोष को भेजा। और अमलानंदन घोष ने 52-53 में, मेनली 1953 को ध्यान रखना, 1952-53 में इस सभ्यता स्थल को खोज निकाला और उन्होंने कहा कि स्टाइन ने जो बात कही थी वो सही कही थी। अब चलो ठीक है, अमलानंदन ने खोज लिया, लेकिन इसका इस नाम से क्या लेना देना? थोड़ा सा वापस आइए। समझिए मित्र, ये नदी तंत्र था जिसमें 7 नदियां बहती थी। और इस नदी तंत्र में एक नदी बह रही है वर्तमान में, जिसका नाम है घग्गर। और अब ये साबित हो चुका है कि घग्गर नदी उसी स्थान पर बह रही है जिस स्थान पर प्राचीन काल में, वैदिक काल में एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था सरस्वती। अब समझिए, जब वैदिक काल में सरस्वती नदी बह रही थी, इसका मतलब उससे पहले भी वो बह रही थी, और ये सभ्यता तो उससे पहले की है। तो हमने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे स्थल मिला, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल, जिसे दशरथ शर्मा जी ने तीसरी राजधानी भी कहा, बहुत विस्तृत स्थल था। तो हमने कहा कि भैया अब जो है वो अकेली इसका नाम नहीं चलेगा, क्योंकि ये नदी पूर्णतः पाकिस्तान की तरफ जा चुकी थी। अब अगर इस सभ्यता, ये साझी सभ्यता है, और इस साझी सभ्यता होने के कारण आपको इसके नाम में परिवर्तन करना पड़ेगा और हमारी नदी का नाम जोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में सरस्वती नदी का नाम इसमें जोड़ा गया और ये सभ्यता हुई सिंधु सरस्वती सभ्यता। और आजादी के बाद जो सबसे प्रचलित नाम माना गया है वो इस सभ्यता का यही नाम माना गया है। क्लियर मित्रों? वापस से आ रहा हूं। पहला नाम हड़प्पा सभ्यता, परिपाटी, पुरातत्व की परिपाटी के अनुसार इसका नाम पड़ा। दूसरा नाम सिंधु सभ्यता, सर जॉन मोर्सल के द्वारा 1924 में लंदन वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका में दिया गया। और किसकी खोज के बाद में? मोहनजोदड़ो की खोज के बाद में ये नाम दिया गया। क्लियर? तीसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता, जो सामान्य प्रचलन में था। और सिंधु सरस्वती सभ्यता, इस सभ्यता को ये नाम 1947 के बाद जब कालीबंगा की खोज हो गई उसके बाद दिया गया। यानी ये नाम इस सभ्यता को आजादी के बाद दिया गया। क्लियर? ये बात हो गई इसके नामकरण की। तो मैं एक बार से पूरा आपको रिवाइज करवा देता हूं। हाँ, यहां से अपन ने शुरू किया था, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। क्लियर? खोज 1926 में चार्ल्स मेसन के द्वारा सर्वप्रथम प्रयास किया गया। 1956 में 2 इंजीनियर भाइयों जॉर्ज ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा लाहौर से कराची के बीच रेल कार्य के दौरान इस स्थल से ईंटें निकाली गई। तीसरा 1860 में अलेक्जेंडर कनिंघम
उन्होंने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। उसके पश्चात अगला प्रयास 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स के, आप माधव स्वरूप वत्स को थोड़ा सा देर के लिए भूल जाइए, अभी आप दयाराम साहनी को याद कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम का लेवल है उसमें दयाराम साहनी ऑप्शन में आएगा। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। उसके बाद अच्छा ध्यान रहे, इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं उनका नाम क्या था? सर जॉन मॉर्सन। अगला पॉइंट था अपना विस्तार। तो विस्तार कितने देशों में? 3, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर से दक्षिण मांडा से दैमाबाद, पूर्व से पश्चिम आलमगीरपुर से सुतका गेंडोर पाकिस्तान। ये कुछ प्रमुख स्थल थे जिनके बारे में वो एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है मिलान करने वाले प्रश्न के रूप में। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो इसी के बारे में अपना था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात की तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और नवीन खोजों के अनुसार 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना गया, और ये सभ्यता इस क्षेत्र में फैली हुई है। अगर भारत में विस्तार की बात करें तो भारत में इसका विस्तार 7 प्रमुख राज्यों में है, जो 7 राज्यों के नाम थे। अगला पॉइंट था अपना नामकरण। तो पहला इसका नाम जो दिया गया था उस सभ्यता को वो था हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम सिंधु सभ्यता, जो सर जॉन मॉर्सल के द्वारा 1924 में लंदन वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका में दिया गया। तीसरा नाम था इसका सिंधु घाटी सभ्यता, और चौथा नाम था सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो उन कालीबंगा की खोज के बाद दिया गया। धन्यवाद मित्रों, इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।